नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 5th वीडियो। 4th वीडियो में हम लोग ने कल मैंने अपलोड नहीं किया था या कल क्लास नहीं चला था कह सकते हो। 4th वीडियो जो हमारा था वहाँ पे मैंने एक बात लिखा था स्टार्टिंग में कि हम लोग कोशिश करेंगे अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को कवर करने के बाद अकाउंटिंग टर्म पे बात करेंगे, जो कि नहीं हो पाया था। और मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली नए लेक्चर से, नए वीडियो के दिन, तो नए आज के दिन मतलब। तो हम लोग ने लास्ट टाइम जितना पढ़ा था वो हमारे इस पूरे कॉमर्स में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसके थ्योरी पार्ट पे बेस्ड था एज ए इंट्रोडक्शन कि अकाउंटेंसी क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, क्या हासिल करने के लिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम निकालते हैं डेटा को पूरा प्रोसेस के तहत फॉलो करा के उसको यूज़ कौन लोग करते हैं, उसमें कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए उस डेटा के अंदर, लिमिटेशंस क्या थे अकाउंटेंसी के, एंड अकाउंटेंसी के ब्रांचेस क्या होते हैं, कितने होते हैं ब्रांचेस, मतलब कहाँ कहाँ पे अकाउंटेंसी आज की डेट में इन्वॉल्व्ड है, दिखता है कि अकाउंटिंग वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा एक और हमारा था दैट उस अकाउंटिंग प्रोसेस में 2 टर्म्स हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, तो उनका डिफरेंस। चैप्टर 1 हमारा थ्योरी पे था, हम चाहते तो उस थ्योरी वाले पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा करके एंड कुछ अकाउंटिंग टर्म बता करके न्यूमेरिकल पे जा सकते थे, बट मैंने डे 1 से कहा है तुम लोग को, आज तुम्हारा ये 5th लेक्चर है, हम डे 1 से कह रहे हैं कि इस पूरे कॉमर्स में अकाउंटेंसी को कम से कम, ज़्यादा नहीं, 1 महीना समय दो, एक सिंसियर वाला दम, उसके बाद तुम कोई अकाउंट कभी दिक्कत नहीं करेगा अगले 2 साल तक, 12th के एंडिंग तक। और अगर स्टार्टिंग से ऐसा माहौल बन गया तुम्हारे माइंडसेट पे कि अकाउंट का थ्योरी तुम्हें हार्ड लग रहा है, न्यूमेरिकल में थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा है, तो फिर तुमको ये सिलसिला एंडिंग तक जाता है अगले साल 12th के बोर्ड एग्जाम तक। तो इट्स बेटर, हमारे पास समय को कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत किया है, हम लोग थ्योरी का चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 2 डेज में 5th वीडियो एंड 6th वीडियो हम लोग जो एक नेक्स्ट चैप्टर आज पिकअप कर रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग, नाम क्या था, अकाउंटिंग टर्म्स। हम लोग इस चैप्टर को अगले 2 लेक्चर्स में प्रॉपरली कवर कर लेंगे। और इस चैप्टर का पता है खास बात क्या है, इस चैप्टर हमारे लिए मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में उतना रिलेवेंट हो ना हो डजेंट मैटर। बहुत बार तो इसका उतना मार्क्स में इंपॉर्टेंस दिखता भी नहीं है, 1 नंबर 3 नंबर में आता है तुम्हारे पूरे स्कूल के हाफ एंड यूटी या एनुअल प्रपोर्शन में, तो वो उतना रिलेवेंट नहीं है, दे भी दिया जाए तो भी उतना कोई इशू नहीं है। हमारे पता है हमारे लिए मेन चीज़ क्या है इस चैप्टर में, हमें इन सारे अकाउंटिंग टर्म्स का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें बहुत डीप नहीं जानना है, जान गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक होता है कि एक लेवल पे जान लो जितना हमारे काम का है उस मोमेंट पे, उसके बाद आगे देखा जाता है। और हम इस चैप्टर में जाने से पहले एक तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं। ये बताओ, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि फायर क्या होता है, नाइफ क्या होता है ना, टेरेस क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, बहुत बातें उसको नहीं पता होता है, पेन क्या होता है या फिर गैस क्या होता है, तमाम चीज़ें, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। समय के साथ वो अपने जब धीरे बड़ा होता है उसको बताया जाता है, वो खुद भी जान लेता है, कहीं कहीं पढ़ भी लेता है, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है टाइम टू टाइम कि ए फॉर एप्पल, जब वो शेप वो फिगर देख रहा होता है तो उसको क्लियर हो गया कि वो एप्पल है, उसको बता दिया गया बचपन से। अगर उसको बचपन से कहा गया था नहीं वो ए फॉर एप्पल नहीं है, वो ए फॉर बनाना है, तो उसको रट लिया होता वो बचपन से, फिर उसी को एक्सेप्ट करता नहीं वही चीज़ है जो हमने बता दिया उसको। तो कहने मतलब क्या है ना, हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमको बचपन से लेकर टिल नाउ और आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बता दिया जाता है दुनिया के थ्रू, या फिर आप खुद भी जान लेते हैं कि वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो है क्या, उसका काम क्या है। इसी तरह अकाउंटेंसी भी है, यहाँ भी जब पढ़ोगे ना तो ऐसे कितने ही टर्म्स हैं जो तुम्हें बार बार यूज़ करना पड़ता है अकाउंटिंग करते वक्त, अकाउंटेंसी को पढ़ते वक्त।
और बिना उन अकाउंटिंग टर्म्स को जाने इस फील्ड में रहोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। एक डॉक्टर के पास जाओगे ना तो उनको उनके उस पर्टिकुलर क्लिनिक में या फिर अगर बड़ा अस्पताल है, हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में उनके ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, कहीं पे भी मतलब जितने भी चीज़ें रखी होती हैं, इक्विपमेंट्स यू कैन से, उनको हर एक का नाम पता होता है, उसका काम क्या पता होता है कि क्या वो किस काम के लिए है, ताकि कभी नीड पड़े तो उन्हें दिक्कत ना हो उस चीज़ को यूज़ में लेने में। और वो उनको डे वन से सिखाया जाता है कि ये थर्मोमीटर है, ये इस काम के आएगा, ये उस काम में आएगा। ये बहुत ज़रूरी होता है उस काम को करने से पहले। सेम अकाउंटेंसी का भी है। अकाउंटेंसी अगर पढ़ रहे हो बिना अकाउंटिंग टर्म्स को जाने आगे बढ़ गए, सब बेकार है। और यहाँ पे बार बार कह रहे तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ तुम्हें एक बेसिक लेवल पे ही चीज़ों को समझना है। बेसिक मतलब एक नॉलेज रहे अबाउट द थिंग्स जो हमारे अकाउंटेंसी में यूज होते हैं अकाउंटेंसी को पढ़ते वक्त। और मैंने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही कहा था, अकाउंटिंग टर्म्स जो देख रहे हो चैप्टर नाम, अकाउंटिंग टर्म्स तो बहुत सारे होते हैं, कितना पढ़ोगे। मतलब समझ लो कि ग्रेविटी, ये भी तो एक वर्ड है, बट ये अकाउंटिंग वर्ड है, साइंस का वर्ड है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कुछ भी अगर ऊपर से गिरेगा तो कहाँ जाएगा, वो नीचे, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो एक अर्थ का उसको पुल करता है नीचे की तरफ। तो हमने वर्ड दे दिया ताकि जब जब उसकी बात हो तुम अपने मुंह से क्या निकालो कि वो ग्रेविटी काम कर रहा है चीज़ों को नीचे गिराने के पीछे। तो इसी तरह अकाउंटिंग में बहुत से टर्म्स है, तुम ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे एक बार में, बट 11th के लेवल पे, 11th क्लास के लेवल पे हमें ऑन एवरेज 20 से लेके 25 अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने हैं। और बुक में जितने दिए हैं ना वो इनफ है, मतलब उतना पढ़ लो पहले, फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम भी बढ़ेंगे आगे, तुम भी आगे बढ़ोगे, न्यूमेरिकली 11th पूरा एंड अप होगा, फिर 12th आएगा, 12th के बाद कॉलेज जाओगे। हर समय पे तुम्हें बहुत से टर्म्स और मिलते चले जाएंगे। जिस वर्ड का जिस जगह नीड होगा तुम उस वर्ड को उसी जगह पे सीखोगे। हम तुम्हें यहाँ बताने बैठ जाएं कॉलेज के अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे काम आएगा, अभी कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो हमारे जेन्युइन वर्ड्स काम के हैं, वर्ड्स या टर्म्स, वो हमको आज जानना है। तो हम क्या करेंगे, अपने लेवल पे जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, उसको हम लोग डिस्कस आज से करना शुरू करेंगे। जिनके पास जो भी किताब है, डीके गोयल, एससी शर्मा, अभी तक मैंने किसी बुक के बारे में पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया कि हम किस बुक को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी के लिए हर एक बुक अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल अच्छा होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में कोई एक ही पिकअप कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से लगाया जाए। बट फिलहाल थ्योरी चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट बुक अगर नहीं भी है या तुमको लगता है बुक में ज़्यादा दिया है, अच्छे से नहीं दिया, जो भी तुम्हारा माइंडसेट होगा, हम तुम्हें नोट्स दे देंगे, जो मैंने पहले भी कहा था, वो भी इनफ है चीज़ों को एक बेसिक लेवल पे जानने के लिए। अकाउंटिंग टर्म्स बहुत सारे बुक में दिए हैं, हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक वे में। सबसे पहला जो हमको अकाउंटिंग टर्म्स पता होना चाहिए, और ये अकाउंटिंग टर्म दोबारा कह रहे हैं इसीलिए बताया जा रहा है ताकि जब तुम अकाउंटेंसी को एक्चुअली पढ़ोगे प्रैक्टिकल तरीके से, न्यूमेरिकल लगाते वक्त या लार्जर स्केल में, तो ये सारे टर्म्स तुमको उस वक्त दिक्कत ना करे, डिस्टर्ब ना करे, भाई कहाँ से आ गया। एक बड़ा सवाल लगा रहे हो, वहाँ पे लिखा है ड्राइंग, अब एक बच्चा परेशान, भाई ड्राइंग कौन सा है, जो हम ड्राइंग करते हैं कलाकृति वो वाला है या फिर ड्राइंग कुछ और यहाँ पे मतलब है। तो वहाँ पे जो बच्चा अकाउंटेंसी के टर्म्स जानता है तो वो ड्राइंग का मतलब वहाँ पे जानता है कि ड्राइंग क्या होता है। चलो अभी जान लो, आगे हम लोग डिस्कस भी करने वाले थे। ड्राइंग इज बेसिकली, ड्राइंग क्या होता है, इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ कैश और एनीथिंग, मोस्टली कैश द गुड्स, which is withdrawn by the owner itself for his or her personal needs। हम भी कोशिश करेंगे तुम्हें हर एक टर्म के बारे में थोड़ा बहुत ही सही लिखवाते भी रहेंगे, हालांकि नोट्स मैंने तुमको देना है तो उसमें ढंग से रहेगा। बट अब देखो मैंने इतनी बातें लिखा है, एक बच्चे को अगर इतना भी क्लियर है तो ड्राइंग में उसको बहुत ज़्यादा हाईटेक बात नहीं जानना है। ये सारे टॉपिक 1 लाइन के हैं। ड्राइंग हमने उस सिचुएशन को कहा है, उस सिचुएशन को
मतलब हमने एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ओनर मतलब मालिक, किसी फर्म का ओनर अपने ही बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है। और विड्रॉ क्यों कर रहा है? अपने पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे एक शॉप है मेरे फादर का, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फादर के पास जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई पापा मुझे अपने उस लॉकर में से 1000 रुपीज़ दीजिए, मुझे किताबें खरीदना है। तो मेरे फादर ने क्या किया, जितना उन्होंने अर्न किया होगा, जो भी पैसा रखा था उस लॉकर के अंदर, शॉप के अंदर मतलब, वहाँ से निकाला और उन्होंने मुझे दे दिया। अब इसका पता नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, वो जो 1000 निकलेगा बिजनेस के अंदर में से, क्या वो पैसे जब मेरे पास आएगा तो क्या हम उसके रिटर्न कुछ देने वाले अपने शॉप के अंदर? नहीं, बिकॉज हम उनके बेटे हैं, तो हम उन्हें कुछ रिटर्न क्यों देंगे? वो तो पैसा लेके जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो पैसा रिटर्न कभी नहीं करने वाले। बट एट द एंड पैसा कहाँ से निकल गया? शॉप में से। तो हमारे शॉप का जो पूरा इनकम था या शॉप का जो भी अमाउंट था पैसे को लेकर के, वो घटेगा एट द एंड। तो जब भी कोई ओनर अपने ही फर्म में से पैसे को विड्रॉ करता है अपने नीड्स को फुलफिल, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो ऐसे केस में उस अमाउंट को हम, या उस सिचुएशन क्या बोलते हैं, ड्राइंग, कि जब जब ऐसा नौबत आएगा जहां पे ओनर ने अपने ही फर्म में से कुछ भी विड्रॉ किया, विड्रॉ किस मोटिव से किया? अपने पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, एट दैट मोमेंट, दैट सिचुएशन, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सब पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी एक डिस्कस किया है, और मैंने कितना लिखा था, वी विल गोइंग टू स्टडी ऑलमोस्ट 20-25 वर्ड्स। अब जिसके मन में ये चल रहा है सर इतने हम लोग पढ़ेंगे, याद कैसे रखेंगे? तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि तुम्हें कहीं भी ड्राइंग सुनने को मिले या तुमसे कोई पूछे, तुरंत कहो कि भाई अगर मेरे ही फर्म में से हम अपना ही पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या होता है? ड्राइंग। अब आता है फर्स्ट टर्म, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, मैं तो थर्ड लिख दिया, बट कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ, लेकिन जो पहले ही पता होना चाहिए, सबसे पहले वो क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शन यू कैन से एक्शंस और द इवेंट्स, और यू कैन से एक्टिविटीज। हम जो भी अपने बिजनेस में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। बस कुछ कंडीशंस हैं, बहुत कुछ बिजनेस में हो रहा होता है, सब हमारे काम का नहीं होता है। हम एवरी एक्शंस को बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशन क्या क्या है? दैट एक्शन मस्ट बी मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी वैल्यू, वहाँ पे पैसे का लेन देन दिखे, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा हो जो बेसिकली क्या हो, मॉनेटरी टर्म में हो रहा हो। लाइक तुमने मशीन परचेज किया, गुड्स को सेल किया, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस के, बिकॉज इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, और प्लस इससे हमारे कुछ बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है। यू कैन से समथिंग, और क्या उसमें बोल सकते हो कि उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखता है, मतलब वो काम किया गया प्रॉफिट मोटिव से। लाइक अब तुमने तारीफ कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ का 1 घंटे तक, उनको सेमिनार में बुला करके तारीफ किए जा रहे हो, तो ये हमारा कोई बिजनेस ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कर सकते हो भाई। वो वर्कशॉप कराना, उनके लिए कुछ अच्छी बातें करना, ये तो रूटीन टास्क है जिसमें मोटिवेटेड होता है। बट ये हमारे बिजनेस के लिए डायरेक्टली इकोनॉमिकली कोई वायबल नहीं है। जो चीज इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में किया गया हो बिजनेस के अंदर, ऑल थिंग कम्स अंडर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। यू कैन डायरेक्टली से द ट्रांजैक्शंस और द एनी एक्टिविटीज डन विद कॉन्टेक्स्ट टू बिजनेस, बिजनेस के नजरिए से बिजनेस के लिए जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और पता है हम लोग इन्हीं चीजों को अपने बुक्स के रिकॉर्ड में लाते भी हैं, मतलब ये जो होता है ट्रांजैक्शंस, यही हमारे बुक्स के रिकॉर्ड में आता है। हम लोग कोशिश पूरा करते हैं कि इन सारे ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। अब सवाल आता है रिकॉर्ड कहाँ किया जाए? रिकॉर्डिंग करने की बात आ रही है बुक्स के रिकॉर्ड में, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो वी विल रिकॉर्ड बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट्स। अब अकाउंट क्या होता है फिर? अकाउंट इज नथिंग बट इट इज, यू कैन से अ प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एकदम सिंपल।
हम तुम्हें बुक में अगर 4 लाइन लिखा है तो पूरा लिखवा कर समझाएं, कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को समझो। सिर्फ एक ऐसा प्लेस जहां पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में लाया जा रहा है, और कैसे लाया जा रहा है, नॉट इन अ रैंडम मैनर, इट इज बेसिकली रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जहाँ पे डेट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब रिकॉर्ड तो किया जा रहा है बट एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड होता है। जैसे ऐसा नहीं तुम जब स्कूल में जाते हो तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो रैंडम कुछ भी, पीरियड वाइज जैसे से पढ़े हो वैसे रिकॉर्ड किए हो। घर आकर फेयर बनाते हो तो वो भी सिस्टमैटिक क्रम में रहता है ना। चैप्टर 1 का कंटेंट रिकॉर्ड किए, खत्म हुआ, फिर जब 2 पे गए, फिर 3 पे गए, जंप नहीं करते हो, मिसमैच नहीं करते हो, है ना। तो अकाउंट इज अ प्लेस जहां पे हम एक्चुअली अपने चीजों को रिकॉर्ड में लाते हैं, ताकि आगे चल के उन्हीं इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके उसे मीनिंगफुल कुछ कंक्लूजन निकाल सके। तो ये तो 3 टर्म्स बहुत सिंपल लगे, और इसी तरह बाकी टर्म भी हैं, ऐसा नहीं बहुत ये आगे हार्ड आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपसे 3 डिस्कस किया है। तुम इमेजिन करो कि अगले 2 साल 12th एंड अप आते आते कितने टर्म सीख जाओगे, और आगे बढ़ोगे तो और जान जाओगे। तो ये चैप्टर ऐसा है ना कि नेवर एंडिंग वाला है। हम तुम्हें कहें 25 पढ़ लिए, काम खत्म, अब आगे कभी टर्म और नहीं आएगा, झूठ है ये, बहुत आएगा, और जब जो आएगा वहां वो सीखा जाएगा। जैसे अभी तुम एक टर्म सुनो, गुडविल, होपफुल यहाँ पे टर्म है अंडर अ कैटेगरी ऑफ एसेट्स के क्लासिफिकेशन में। तुम उसी टर्म को आगे और डिटेल में पढ़ोगे जब 12th क्लास में जाओगे। तो वहां पढ़ने से पहले ये टर्म होता क्या है तुमको पता होना चाहिए, और गुडविल एक्चुअली क्या होता है गैस करो क्या होना चाहिए। ये भी अकाउंटिंग टर्म्स है हमारा, बिजनेस के अकाउंटेंसी कॉन्टेक्स्ट में। Goodwill is nothing but it is just a good image or the reputation or you can say the value of the business। अगर किसी बिजनेस को तुम सेल करने जा रहे हो, तुम्हें कितने से पैसा बढ़कर मिलेगा बेचने पे, या फिर तुम कोई भी गुड्स बेच रहे हो तो तुम्हारा कितनी बार मल्टीपल बेच पा रहे हो, ज्यादा बेच पा रहे हो, ज्यादा अर्न कर पा रहे हो कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, वो गुडविल कराता है। तो गुडविल इज एक एसेट्स होता है। अब एसेट्स फिर क्या होता है, अभी सब डिस्कस करेंगे, बस बता रहे हैं। देखो गुडविल मेरा एक वर्ड क्या निकल गया, एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है फिर, ये कैसे याद करोगे, कुछ भी ऐसा जिस पे हमारा क्लेम है कि मेरा है, अधिकार है, तुम उसको बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हो, और वो तुम उसको यूज करते हो। मोबाइल तुम रखते हो अपने पास, पर्सनल मोबाइल, दैट इज एसेट्स फॉर यू। एसेट्स मतलब एक ऐसा यू कैन से थिंग जिसपे कि हमारा ओनरशिप रहता है। एक पूरा घर तुम्हारा अपना है, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा ने घर दे दिया है, तो वो क्या हो गया, यू कैन से दैट बिल्डिंग इज एसेट्स फॉर यू। एसेट्स ये होता है। फिर लायबिलिटी क्या होता है, सोचो, ऊपर जाओ, लायबिलिटी क्या होता है फिर बताओ। हाँ, लायबिलिटी भी उस सिचुएशन को दिया गया है जब हम मार्केट से उधार लेते हैं। उधार का भी इंग्लिश होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिट। उधार लेना, क्रेडिट लेना। अब उधार लोगे तो उस सिचुएशन को बोलते हैं तुमने लायबिलिटी क्रिएट कर दिया, और लायबिलिटी सिचुएशन जहां पे तुमको अब आगे चल के इन फ्यूचर किसी और को पे करना है। तो अब इतने टर्म्स हैं, सब कुछ एक दिन में रट लोगे, याद हो जाएगा, ऐसा होना नहीं है। जब जब ये टर्म बार बार सुनोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। आज पहली बार पढ़ रहे हो, घर जाना, दोबारा पढ़ना, कल मिलेंगे, इसको डिस्कस दोबारा करेंगे शॉर्ट में, तो याद हो जाएगा। और जब आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो ये चीज़ें बार बार आने ही वाला है, तो और जल्दी याद हो जाएगा। खैर, अब 4th 5th इन सब पे जाने से पहले हम तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देते हैं ताकि चीज़ें जल्दी याद हो जाए। चलो एग्जाम्पल देते हैं, देखो इधर लेट्स सपोज, मान लो जानवी का एक शॉप है, स्पेलिंग से लिखा है ना, शॉप किस चीज़ का है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अपने उस शॉप पे एक तरीके से स्टार्ट करने के लिए, उस शॉप को स्टार्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए। शी वांट मनी टू स्टार्ट हर बिजनेस। अब ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे पेड़ में आते नहीं हैं जो हम लोग डालू मारते हैं। तो अब तुम्हें पैसे कहीं से अरेंज करने होंगे। या तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है पैसे अरेंज, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होता है। पहला ऑप्शन क्या है, या तो तुम शांति से वो सारा पैसा कहाँ से ले लो, फ्रॉम
आउटसाइडर्स, मतलब कि बाहर से बोरो कर लो, एक तो ये तरीका होता है। सेकंड क्या है, उस पैसे को बाहर से क्यों मांगना, अपना लगा देते हैं। अपना मतलब खुद का, पापा का भी नहीं। अगर तुमने किसी से मांगा, any person other than जानवी, that all person will be considered as borrowers, कि तुमने किसी से उधार मांगा और आज नहीं तो कल वो रिटर्न मांगेंगे, अपना पैसा वापस मांग लेंगे, जब तुम्हारा फादर ही क्यों ना हो। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट एग्जांपल दे रहा है। तो फिलहाल क्या है, या तो बाहर से मांगोगे, या दूसरा क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है अपना ही पैसा इन्वेस्ट करना। यू कैन से इट इज, चलो सेल्फ ज़्यादा सही रहेगा, या ओनर इट सेल्फ। ओनर मतलब एक तरीके से ओनर ने अपना पैसा लगाया या बाहर से मांगा, यही दो पॉसिबिलिटी, तीसरा और कोई नहीं है। तुम जितना मुझे एग्जांपल दे लो कि सब बैंक से मांग सकते हैं, दोस्तों से मांग सकते हैं, या कहीं से मांग सकते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, बॉरोड में आएगा। और ये सिंगल है जहां पे तुम खुद से ही पैसा अपना अरेंज करो सेल्फ लेवल पे। अब कहां से अरेंज करोगे, सिंपल लॉजिक है, बाय योर पास्ट सेविंग्स, कि तुम्हारे पास मान लो पैसा पहले का कुछ सेविंग रहा होगा, तुमने अरेंज कर लिया। अब सुनो मेरा एग्जांपल क्या था, देखो याद रखना, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, ये हमारा एक प्रिंसिपल है जो तुमको पढ़ाएंगे भी आगे चल के हम। ये प्रिंसिपल हमको ये सिखाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, दे बोथ आर डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मैंने बोला, बिजनेस या यू कैन से फर्म, एंड बिजनेसमैन यू कैन से ओनर, दे बोथ आर डिस्टिंक्ट, और यू कैन से डिफरेंट, और यू कैन से सेपरेट पर्सन्स। मतलब एक्चुअली होता क्या ना, जैसे तुम ये कहो कि क्या मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो दोनों सेम हैं? नहीं, मुकेश अंबानी का अपना एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड इमेज है, उनका अपना एक पहचान है, और उनकी कंपनी दैट इज पूरा रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, उसका अलग पहचान है। हाँ या ना? तो दोनों अपने अपने नाम पे काम कर रहे हैं। बिजनेस का सारा काम मुकेश अंबानी के नाम पे नहीं हो रहा है, उनके निगरानी में हो रहा है, सुपरविजन में हो रहा है, वो अलग बात है, बट उनके नाम से नहीं हो रहा है। तुम कुछ भी परचेस करोगे तो जो बिल बनकर आएगा उसमें मुकेश अंबानी का नाम नहीं लिखा रहेगा, उनके शॉप मतलब उनके कंपनी नाम लिखा रहेगा ना। इसी प्रकार अगर मान लो मेरे घर के बगल में एक रेस्टोरेंट वाला है, तो हम अगर वहाँ जाके बिलिंग कराएंगे सामान कुछ भी खाने पीने के बाद, तो जो बिल बनकर आएगा तो उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लिख के नहीं आएगा, उसमें किसका नाम लिखा रहता है, रेस्टोरेंट का जो होता है, जो बोर्ड लगा होता है वो नाम लिख कर आता है ना कि इस शॉप से आपने परचेज किया है, खाया पिया जो भी। तो एट द एंड यू कैन से दैट एक फर्म और एक ओनर, ये फैक्ट है कि ओनर ही उस फर्म में काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि ये जो फर्म है, ये जो फर्म लिखा है मैंने ऊपर जो भी ये जो फर्म लिखा है, तुमको पता होना चाहिए कि फर्म कोई रियल पर्सन नहीं होता है। फर्म अपने आप में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैंने कहीं लिखा रिलायंस इंडस्ट्री, बताओ कहाँ दिख रहा है फिजिकली, ऑन पेपर है, एक कंपनी के नाम से वो नाम रजिस्टर्ड है, वो ठीक है, बट इन फिजिकल फॉर्म में कहाँ है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। तो यू कैन से फर्म इज नॉट द एक्चुअल पर्सन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो फर्म का कोई भी काम कौन करेगा फिर? फर्म खुद में कैपेबल कहाँ है कोई काम करने के लिए? वो तो रियल पर्सन है ही नहीं। हाँ, बट कोई भी काम करने के लिए हमको फर्म को नाम देना पड़ता है, और एक बार नाम दिला गया तो फर्म का सारा काम करेगा कौन? तब ओनर ही वहाँ पे खुद को इन्वॉल्व कराता है, इंगेज कराता है काम करने के लिए, कि चलो ठीक है फर्म का सारा काम हम ही देखेंगे, क्योंकि हम ही फर्म को चला रहे हैं, हम ही फर्म को स्टैब्लिश किए, स्टार्ट किए हैं। अब इस पता पूरे प्रोसेस में है क्या, इस फर्म को अपने काम काज को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्म में जो भी कामकाज होगा उसके लिए चाहिए मनी, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? दीज टू सोर्सेस, यस और नो? इसमें से एक कौन है? तो अगर ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, इसको हमने वर्ड दे दिया, और हाँ एक बात और, अच्छा पहले समझो, अच्छा इसको नाम क्या दे दिया? कैपिटल। हमने किसको क्या नाम दे दिया?
जो पैसा ओनर इन्वेस्ट कर रहा है अपने ही बिजनेस के अंदर, फर्म उस पैसे को क्या कहेगा, द अमाउंट invested by the owner in the firm, that amount will be called as capital from firm point of view. फर्म उस पैसे को कैपिटल वर्ड कहेगा, अकाउंटिंग टर्म कहेगा, यू कैन से। बट जो पैसा फर्म बाहर वालों से पा रहा है, फ्रॉम द आउटसाइडर्स, फर्म उस अमाउंट को कहेगा लायबिलिटी। क्या कहेगा? तो ये 2 वर्ड्स पहले क्लियर हुआ। लेट सपोज कि ओनर ने कितना लगा दिया, 1 लाख रुपीस, और कितना हमने पैसा बाहर से अरेंज कर लिया, 2 लाख रुपीस। तो अब ये बताओ कि बिजनेस के अंदर एट द एंड कितना पैसा आ गया, कितना आ गया, 1 लाख 2 लाख, कितना हो गया, ये जो 3 लाख रुपीस आया पैसा बिजनेस के अंदर, इसको भी एक वर्ड दिया गया है। जो पैसा एट द एंड बिजनेस के अंदर टोटलिटी में आ जाता है, उसे पैसा नहीं भाई, तुम इसी पैसे से बहुत कुछ खरीदोगे। अब बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदोगे, कुछ ढेर सारे इक्विपमेंट्स परचेज करोगे, लाइक फर्नीचर, मशीन, व्हाट्सएवर, टेबल, फैन, एक रूम, बहुत सारा स्मॉल इक्विपमेंट्स, तो ये सब कुछ आएगा उसी पैसे से। तो एट द एंड एज अ होल ये पैसा अगर नहीं होता तो कुछ भी आ नहीं पाता। तो जो पैसा एट द एंड फर्म के पास आया, जैसे भी आया हो, ओनर दिया हो तो कैपिटल, बाहर से लिया गया हो तो लायबिलिटी, इन सभी को जोड़ के जो पैसा फर्म के पास आता है, दिस इज कॉल्ड एसेट्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्योंकि फर्म इस पैसे को अपना एसेट्स मानेगा, क्योंकि इसी पैसे के बदौलत वो आगे चल के बहुत कुछ खरीदने वाला है। हालांकि इस पैसे को पाने के लिए उसने कैपिटल क्रिएट किया, लायबिलिटी क्रिएट किया, जो आज नहीं तो कल रीपे भी कर देगा फर्म। हाँ, रीपे कब करेगा? जब फर्म बंद हो जाएगा, उसके पहले कभी नहीं करने वाला। हाँ, लायबिलिटी का रीपे होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसी एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताना चाहा, पता है? ये मैंने बताना चाहा दैट इज कि हमारे पास 3 टर्म्स अब यहां से आ गए हैं। कौन कौन से? पहला कैपिटल, दूसरा एसेट्स, एंड तीसरा लायबिलिटी। हम लोग का जो आज का ये क्लास है होपफुली यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, फिर इसको रोक देंगे हम, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना है मुझे लेक्चर को। 40 to 45 मिनट्स इनफ है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं और हम बार बार कहते हैं चीज़ों को एक बार में जानो ताकि याद रहे। कोई नीड नहीं है 10 बार पढ़ने का। और हम तो ये पर्सनली मानते हैं, अगर यहाँ पे ढंग से सुन रहे हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इनफ है। तुम्हें बुक से 4 लाइन रट करके एग्जाम में लिख करके या बोल करके ही तुमको आएगा, ऐसा नहीं होता। एक बच्चा इतनी बातें भी कह देना दैट कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इटसेल्फ इन द बिजनेस, दैट्स इट। जो पैसा बिजनेस के अंदर ओनर खुद लगाता है अपने ही बिजनेस के अंदर, उस अमाउंट को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इसी पैसे में से जब जब वो पैसा निकालेगा अब अपने पर्सनल नीड के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। बट मैंने अब यहाँ पे जो टर्म लिखा है एसेट्स, ये क्या होता है? फिर चलो एक काम करते हैं, कैपिटल क्या होता है लिखा मैंने कहीं? कैपिटल का मीनिंग कहीं लिखा कि लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। एकदम सिंपल लिख रहे हैं, बुक में और अच्छे से इलेबोरेटेड रहेगा, या जो नोट्स देंगे वहां ढंग से रहेगा, बट यहाँ पे इतना भी इनफ है समझने के लिए। जो पैसा ओनर लगाता है बिजनेस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अब आता है ये हमारा सबसे मेन टर्म, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है। अच्छा बताओ, इस स्ट्रक्चर में देख के बताओ तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा? पता है क्या समझ में आ रहा होगा? जो पैसा ओनर ने लगाया था कैपिटल, जो पैसा बाहर से पाए लायबिलिटी, इन दोनों का सम कितना आ रहा था? तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? एसेट्स का वैल्यू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है ऑलवेज। और इसी ऑलवेज को प्रूफ करने के लिए, ध्यान सुनना, इसी ऑलवेज को प्रूफ करने के लिए अभी हम लोग प्रिंसिपल जब पढ़ लेंगे अकाउंटिंग टर्म्स के बाद, जब थ्योरी खत्म होगा तो हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या न्यूमेरिकल का? अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल,
हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाला आगे चल के कि भाई एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा होता है। इसी चीज को प्रूफ करोगे वहां बार बार न्यूमेरिकल चैप्टर में, और कुछ नहीं है। और ये प्रूफ तुम यहाँ पे देख ही चुके हो कि भाई जितना पैसा बाहर से आ रहा है, जितना पैसा हम अपना लगा रहे हैं एज अ ओनर, दोनों को ऐड कर लो, इन दो फिगर्स को, जो भी आएगा दैट विल बी योर एसेट्स। एसेट्स क्यों होता है वो मैंने नाम दिया है कि जो पैसा एट द एंड फर्म के अंदर आ जाता है इन टोटलिटी, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स। अब इतनी बातें पहले लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं लोग पूरा सेपरेटली एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ा दैट इज व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज कैपिटल। अब आते हैं व्हाट इज ड्राइंग, व्हाट इज एसेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जो अब तो हम ये कह सकते हैं हमारे एग्जाम में आता भी है, तुम्हारे एग्जाम पूछा जाता है। और एसेट्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, और जितनी बातें बताएंगे ना वो भी एक हद तक इनफ है। डिटेल में पढ़ा सकते हैं, बताएंगे भी एक हद तक, लेकिन जितनी बातें कहें लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे भी, वो भी एक बच्चा जानता हो एसेट्स को लेकर के तो भी सही है। बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में जा करके एक एक वर्ड रट लें उतना नीड नहीं पड़ता। जो बेसिक बातें क्या क्या पहला है, एसेट्स कैन बी एनीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इट कैन बी एनीथिंग विच इज वैल्यूएबल फॉर द फर्म। सिंपल लाइन है, बहुत सी बातें हम बुक से भी बता सकते हैं लिखवा करके, हम एकदम लेमन बात कर रहे हैं ताकि याद रहे तुम्हें लंबे समय तक। एसेट्स हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जो बिजनेस फर्म के लिए वैल्यूएबल है। जो वैल्यूएबल नहीं है उसको हम एसेट्स या तो कह सकते हो, बट मोस्टली नहीं कहते हैं। दूसरी बात, एसेट्स कैन बी एनीथिंग विच इज बेसिकली बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, जिस चीज़ को हम अपने बिजनेस के काम में लेते हैं, काम काज में लेते हैं, जिसको यूज़ करते हैं एक तरीके से अपने बिजनेस के किसी भी वर्क फंक्शन ऑपरेशनल काम में, दैट इज आवर एसेट्स। और यू कैन से एसेट्स को एक चीज़ और बोल सकते हो जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देता है या फिर हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज को स्मूथन करता है, मतलब एक तरीके से सिंपल बनाता है, आसान बनाता है, उसके होने से हमारा सारा काम आसान हो जाता है। जैसे अभी तुम सब बैठे हो बेंचेस पे, तो ये क्या है, तुमको कंफर्टेबल फील करा रहा पढ़ने में। इसको हटा दें, फैन बंद कर दें, हालांकि आधा बंद ही है, तो अगर हटा दें और तुमसे कहें बैठो जमीन पे, तो अनकंफर्टेबल फील करोगे, तुम्हें पढ़ने मन लगेगा नहीं। तो एसेट्स क्या करता है, हमारे किसी भी काम को बेहतर बनाता है, उसको करने में कंफर्टेबल फील कराता है, और तो और ये हमको फ्यूचर बेनिफिट देता है, हमारे बिजनेस के सारे काम में हेल्प कराता है, और ये हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। वैल्यूएबल इस सेंस में होता है कि हम इनको बेच करके एक हद तक मनी जनरेट कर सकते हैं, मतलब हमारा सारा जो एक तरह से मनी जनरेशन होता है अर्न कर सकते हैं हम लोग उससे। प्रॉफिट लॉस जो भी हम अर्न करते हैं, प्रॉफिट लॉस, वो सब एसेट्स का ही देन है। तुम एक तरीके से अपने सारे एसेट्स को ही यूज़ करके प्रॉफिट लॉस तो मान लो कोई चाहेगा नहीं, बट हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, प्रॉफिट जो भी अर्न करते हैं बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट के ही बदौलत करा पाते हैं, सॉरी एसेट्स के ही बिहाफ पे पा पाते हैं प्रॉफिट। ये तो अब बेसिक बातें अबाउट एसेट्स। हमें पढ़ना है एसेट्स का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है? और देखो क्लासिफिकेशन याद करने का एक ही तरीका है, हमारे फर्म के अंदर बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, फर्म के अंदर एसेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो तुम एक एक का नाम लेके बैठोगे तो है नहीं। इट्स बेटर क्लासिफाई देम अंडर सम कैटेगरीज, तो ओनली देयर आर 2 कैटेगरीज। एसेट्स के लेवल पे 2 ही कैटेगरीज हैं, ये टेबल याद रखोगे तो बुक में जितनी बातें लिखा है स्टिल याद रहेगा। पहला क्या है, नॉन करेंट एसेट्स, एंड सेकंड क्या हमारा, करेंट एसेट्स। कुछ जगहों पे हो सकता है तुम्हें करेंट और नॉन करेंट के साथ साथ एक एसेट्स और दिया हो, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस
एसेट्स, इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले बात करते हैं इन दोनों पे, व्हाट इज करंट एसेट्स, व्हाट इज नॉन करंट एसेट्स। और मुझे बार बार कह रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से सुन लो एक बार ताकि याद रहे और कभी भूलो ना, और नाम से भी क्लियर है, पढ़ो। जो एसेट्स हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में रहेगा, सिर्फ करंट अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? मोस्टली हमारे अकाउंटिंग ईयर की बात जब करते हैं लोग तो 1 साल का होता है। मतलब एक तरीके से एक फर्म नॉर्मली 1 साल तक चलता है, ये मान जाता है। फर्म का जो भी अकाउंटिंग फंक्शनिंग है, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग एक्टिविटीज, उसको हम नॉर्मली 1 ईयर का मानते हैं कि हर एक, तुम पढ़ाई कर रहे हो 11th का, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पढ़ लिया 1 साल पूरा 11, अब उसको 12 पढ़ाया जाए, तो हमने पढ़ाई को बांटा हुआ ईयर वाइज कि बच्चा आज 1 में है, फिर 2 में, फिर 3 में, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टडीज को भी। तो एज लाइक अकाउंटेंसी में भी जितना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो ईयरली करते हैं। कुछ जगह पे 6 मंथ हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, व्हाट्सएवर, मेनली 1 ईयर होता है। तो जो एसेट्स, सिंपल सी बात है, जो एसेट्स हमारे पास लेस देन 1 ईयर तक रहता है, सिंपल, जो एसेट्स हमारे पास 1 साल से अंदर तक ही रहता है, हम खुद चाहते हैं कि वो 1 साल के ऊपर तक हमारे पास ना रहे। तुम बताओ कौन ओनर चाहेगा कि उसका गुड्स जो उसने परचेज किया है सप्लायर से किसी और को बेच के पैसा कमाने के लिए, कौन ओनर चाहेगा कि उसका गुड्स न बिके 10 साल तक पड़ा जाए बिजनेस के अंदर ही? कौन चाहेगा? कोई नहीं। वो चाहेगा कि आज मैंने परचेज किया ओनर सप्लायर से, आज ही बिक जाए, कस्टमर को प्रॉफिट निकाल ले अपना, फिर कल और मंगवा ले सप्लायर से। तो मतलब क्या है, गुड्स के केस में यू कैन से दैट इट इज टाइप ऑफ गुड्स, इट इज टाइप ऑफ एसेट्स जो हम चाहते हैं 1 साल के विद इन में हमसे दूर हो जाए, नॉट लॉस के तौर पे, प्रॉफिट निकलवा करके। तो जो एसेट्स हमारे पास 1 साल के अंदर तक के लिए रहता है, या यू कह सकते हो जिसका हम बेनिफिट रिसीव कर लेते हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिस चीज का बेनिफिट तुमको 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, वो सारे एसेट्स हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स। और इसके क्लासिफिकेशंस, एग्जांपल्स हैं, जैसे मेन कौन सा है? कैश इन हैंड, और कौन सा है? कैश एट बैंक, और कौन सा है? नाम सुनते रहो बस, डेप्टर, और क्या है? एक मिनट, एक वर्ड होता है बिल्स रिसीवेबल, और इन दोनों कंबाइन हम बोलते हैं, मतलब इसको और इसको मिलाकर हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये वर्ड है, पहले सुन लो। और क्या आ सकता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर और क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखो बेटा, हम चाहते थे मैं पहले थोड़ा चीज़ समझा दें कि चीज़ें सिर्फ है क्या। जो एसेट्स हमारे पास एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, मतलब बहुत लंबे समय तक हम उसको अपने पास होल्ड नहीं करना चाहते हैं, हम उन एसेट्स को अपने पास रखेंगे सिर्फ 1 साल तक लिए, और फिर चाहेंगे उनसे बेनिफिट पा करके उसको दूर कर दे अपने से। तो ऐसे सारे एसेट्स जो बिजनेस फर्म में होल्ड किए जाते हैं ओनली फॉर लेस देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड। अब व्हाट इज नॉन करंट, इसको एक वर्ड और बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट करंट एसेट्स। ध्यान देना, नॉन करंट कहो या नॉट करेंट कहो, जो एसेट्स करंट नहीं है, दोबारा सुन लो, जो एसेट्स करंट एसेट्स नहीं है तो क्या कहलाएंगे? इसका मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट, कि जो एसेट्स हमारे पास मोर देन 1 ईयर तक रहता है, जिन एसेट्स को हम अपने पास 1 साल से अधिक के लिए रखते हैं, यहाँ जो एसेट्स है वो मेनली ट्रेडिंग के कंसर्न में देखा जाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में यूज में लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो एसेट्स है वो एक्चुअली हमारे लिए एज ए इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, या फिर यू कैन से कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब कि वो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहेगा भी, 1 साल से अधिक रहेगा, और ये हमको बेनिफिट देगा
फॉर मोर देन 1 ईयर, जिस एसेट्स का बेनिफिट हम मोर देन 1 ईयर तक पा पाते हैं, ऐसे सारे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? अपना नॉन करंट एसेट्स। अब ये बताओ, फर्म के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म वाले या फिर कह सकते हो नॉन करंट वाले, क्या जरूरी है वो सारे एसेट्स फर्म के अंदर रखे हों? नहीं। याद रखना, इसके 3-4 क्लासिफिकेशंस हैं। क्या क्या है? जैसे हो सकता है नॉन करंट के केस में जो लंबे समय तक एसेट्स हमारे पास रहता है वो हमारे फर्म में ही रखा हुआ है, लाइक मशीन या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो हम अपने फर्म के अंदर रखे हैं और लंबे समय तक उसको यूज कर रहे हैं और उसी के बदौलत बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इनको नाम दिया गया है, नाम दिया गया है फिक्स एसेट्स। क्या नाम दिया गया है? जब 12th क्लास में जाओगे तो इसका नाम बदल जाएगा। नाम क्या हो जाएगा उसका? पे बस नाम सुन लो, बस बोल दे रहे, चाहो तो लिख लेना मेरे बॉडी सुन करके। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, इतना लंबा नाम है। तो तुम्हें क्या करना है 11th क्लास में, ये याद करना सिर्फ कि कुछ एसेट्स नॉन करंट होते हैं जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, जिसको फर्म अपने से दूर नहीं करता है 1 साल के अंदर, वो चाहेगा वो लंबा फर्म के अंदर रह जाए। ये बेंचेस मेरे लिए क्या है? फिक्स एसेट्स। बट फर्म के कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो होते नॉन करंट है, बट वो बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं, कहीं और होते हैं। एग्जांपल दें, मान लेते हैं कि एक बिजनेस फर्म है, उसने अपना 10 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया दूसरे कंपनी में शेयर्स में, तो वो भी तो फर्म अपना पैसा का इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लंबे समय तक के लिए, तो वो भी तो नॉन करंट हुआ। बट क्या वो पैसा फर्म के अंदर लगा हुआ है? नहीं, बाहर लगा है ना, तो उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम हम नाम दिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसा है फर्म का नॉन करंट है, हम अपना शेयर्स नहीं बेचना चाहेंगे जो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बट वो हमारे फर्म के अंदर नहीं लगा हुआ है, कहीं बाहर लगा हुआ है। और हो सकता है फर्म ने कुछ पैसा किसी को उधार दिया हो। देखो, उधार लोगे तो लायबिलिटी, तुमने उधार किसी को दिया है तो तुम्हारे लिए क्या है वो? एसेट्स। तो एक होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या होता है कि बहुत बार देखा गया है कि फर्म भी किसी को, हम पैसा अपना 10 करोड़ एक कंपनी के शेयर्स में लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, और वो पैसा बाहर लग रहा है तो नॉन करंट बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम 10 करोड़ शेयर्स में लगा करके किसी कंपनी को उधार दे रहे हैं कि आप 10 करोड़ से लीजिए, अब मुझे इस पे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दीजिएगा 10 साल बाद, तो ये क्या हो गया? ये अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लोन के तौर पे दिए ना, बट ये दोनों पैसा हमारा जो लगा है कहीं दूसरे जगह पे, क्या हमको अभी तुरंत पैसा मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा? लॉन्ग टर्म मिलेगा ना, तो ये इसका एग्जांपल हुआ। बट उस दोनों ही पैसा जो शेयर्स में लगा रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं, वो हमारे खुद के बिजनेस में नहीं लगा हुआ है, बाहर लगा है ना, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। बाकी एक आखिरी जोड़ सकते हो अदर्स, वो हमारे काम का नहीं है। अब फोकस तो इस पे करते हैं, जो पैसा हमारे ही बिजनेस के अंदर लगा है नॉन करंट के लेवल का, जिसको हम चाहते हैं बिजनेस के अंदर रहे लंबे समय तक, बट नॉन करंट है, तो उसको फिक्स्ड कहा गया। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो एसेट्स फर्म के अंदर फिक्स्ड हो गया है, लंबे समय तक रहने के लिए ला दिया गया है और दिख रहा है, विजिबल है, प्लस बेनिफिट भी लंबे समय तक मिलने वाला है। तो इसके 2 क्लासिफिकेशंस है, एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स। व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स? नाम से भी क्लियर है, जिन एसेट्स को हम टच कर पाए, देख पाए, उसको एक तरह से मतलब एक तरह से उसका फिजिकल अपीयरेंस है, उसको यूज करते हैं एक्चुअली अपने बिजनेस के कामकाज में और लंबे समय तक रखते हैं अपने पास, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, एनीथिंग जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट है, फिक्स्ड है, बिजनेस में रहेगा लंबे समय तक, बेनिफिट लंबे समय तक देगा एंड विजिबल फॉर्म में है, तो टेंजिबल हो गया, जिसको हम टच कर सकते हैं। व्हाट इज इनटेंजिबल देन? जिन एसेट्स को हम नहीं देख सकते हैं, जिसको इनटेंजिबल मतलब कि ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट वो वैल्यूएबल तो है हमारे बिजनेस के लिए और उसी के बिहाफ पे हमारा बहुत सारा काम हो रहा है, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे वो एसेट्स है ना जो हमें बेनिफिट देता है फॉर द लॉन्गर टाइम,
बट प्रॉब्लम इज इट कैन नॉट बी सीन, बट इट हैज़ अ वैल्यू। जो हमें लॉन्ग टर्म, भाई गुडविल नहीं होता ना, तो बड़े बड़े कंपनीज का जो प्रोडक्ट बिक रहा है आज मार्केट में बहुत ज़्यादा, तुम ये कहो सर उनके टेंजिबल एसेट से थ्रू बिक रहा है, ये आधा सच है। उनका अपना एक ब्रांड इमेज बन चुका है मार्केट में, वो भी एक तरीके से उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करवा रहा है। तो ओवरऑल ये देखो, फिक्स्ड के दो क्लासिफिकेशन है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। पता है जब 12th में जाओगे तो इसका भी नाम बदल जाएगा, तो उस जगह पे टेंजिबल कहोगे, यही 3 नाम, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और ये तो नाम है ही इनटेंजिबल एसेट्स। तुम्हारा मेन कंसर्न होती है नाम याद करो ऊपर वाला, और मैंने जितना बातें बताया अभी तक, ये क्लासिफिकेशन किसका था? तो ये मैंने क्या लिख दिया, एक और वर्ड, फिक्टिशियस। हालांकि इसके भी अदर नेम है करंट के, इसको हम कुछ जगह पे फ्लोटिंग भी कह सकते हैं, जो बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है उसका वैल्यू। ये मोस्टली फिक्स्ड रहता है, तो ये स्टेबल रहता है वैल्यूज, बट उतना कोई डीप तुम देख सकते हो। अब आता है एक आखिरी, फिक्टिशियस क्या होता है देन? जो एक तरीके से एक समय पे कभी वो एसेट्स हमारे लिए था, बट टुडे यू कैन से इट इज नो वैल्यूएबल फॉर अस। अब तुम कहो सर जब वैल्यूएबल नहीं है तो उसको आप एसेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए एसेट्स की तरह रहता है, बस हम उससे कुछ बेनिफिट पा नहीं पाते हैं, बट स्टिल वो एसेट्स ही है, उसको फेंक नहीं सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है कि भाई हमारे घर में जो हमारे बड़े हो जाते हैं, एजेड लोग 90+, वो घर में कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय नुकसान कराने के। नुकसान मतलब होता है कि कुछ तोड़ फोड़ दिए, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, या कुछ नुकसान, जो भी कह सकते हो, नॉट इन रॉन्ग सेंस बोलना चाह रहे हैं हम। तो अब वो एक तरीके से फर्म के लिए कभी ऐसा सदे होंगे जब यंग होंगे, एक एज के बाद अब उनसे उतना तो रिटर्न नहीं पा सकते हो, उल्टा वो नुकसान करा रहे हैं, मेडिकल लेवल पे खर्च करवा रहे जो भी, तो वो एक एज की बात है, ठीक है। तो यू कैन से दे आर टू बी ट्रीटेड एज लाइक फिक्टिशियस एसेट्स, कि एक समय के बाद हम उनसे कुछ रिटर्न तो नहीं पा रहे हैं, बट उनको दूर ही नहीं कर सकते। तुम्हारे पास एक कोई तुम्हारा बहुत अच्छा मोबाइल था, एक व्हीकल था जो तुम्हारा अपना पसंद का था बचपन का, वो खराब हो चुका है, नहीं चल सकता है, बट रखे अपने पास क्यों? कभी वो एसेट्स रहा तुम्हारे लिए, तुमने उसको प्रिजर्व किया है लंबे समय तक, जस्ट बिकॉज सेक ऑफ यू कैन से अपने मेमोरी के तौर पे। तो इस टाइप के एसेट्स को जो एक फर्म होल्ड करके रखता है कि नहीं इसको नहीं बेचेंगे, नहीं फेंकेंगे, बिकॉज हमारे लिए एसेट्स के समान आज भी है, भले पैसा नहीं मिले चलेगा, तो वो होता है फिक्टिशियस एसेट, जो इतना एग्जाम में नहीं पूछता है। हमारे लिए मेन कौन सा था? करंट एंड। कल जब मिलेंगे, आज बहुत लेंथी हमारा लेक्चर हो गया, तो बात करेंगे लायबिलिटी पे बिफोर रिवाइजिंग ऑल ऑफ द 5 बताने के बाद लायबिलिटी भी जाएंगे, और उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। ये चैप्टर 2 दिन का मैंने कहा था, होपफुली कल आई थिंक एंड अप हो भी जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 4-5 हमारे थे वो मेन थे अकाउंटिंग टर्म्स, बात क्या आसान आसान है। चलो इसको देख लो, अच्छे से उतार लो, और जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तो चीज़ों को आगे ले जाएंगे। बट हाँ ये है कि 5वां लेक्चर है, तो 1, 2, 3, 4 हम उम्मीद करें बच्चे देखे होंगे जो आज 5वां देख रहे थे। इफ़ 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो, वो थ्योरी चैप्टर 1 था, डायरेक्ट 5 पे आओ तो कोई इशू तो नहीं है, ये चैप्टर क्लियर होगा तब भी, बट इट्स बेटर शुरुआत से पढ़ कर आओ, ताकि अकाउंटेंसी का कनेक्शन बन जाए तुम्हारा भी, मुझसे भी, और मेरा तुमसे, ताकि एक बॉन्डिंग रहे, फ्लो रहे, और चीज़ों को एक सिस्टमैटिक में पढ़ा जाए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत टाइम हमारे पास है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको देख लो अच्छे से, चलो धन्यवाद।